So today we are going to start part 2 of class 12 macroeconomics, determination of employment and growth. तो इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन, और आज हम इसके आगे से शुरू करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी मीन्स प्रवृत्ति, हमारा गुण क्या है कंजप्शन का। कंजप्शन भी करने का एक क्या होता है, गुण होता है। हर कोई व्यक्ति कंजप्शन नहीं कर सकता है ना। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना वो कंज्यूम, लेकिन सेविंग भी क्या है, एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। हमारी इनकम ही उतनी नहीं हो रही है कि हम सेव कर पाएँ, तो मजबूरी है, हम वहाँ सेव नहीं कर सकते। लेकिन जब इनकम बढ़ने लगेगी तो उसके बाद क्या है, एक सेविंग शुरू होती है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब कंजप्शन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑफ टू टाइप। तो किसी भी चीज को सेव करने के लिए हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना वो कंज्यूम कर रहा है, अपने इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम कर पा रहा है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पर एपीसी दिया हुआ है और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर एपीसी मतलब एवरेज, एक इनकम लेवल है उसमें कितना कंजप्शन वो कर ले रहा है और कितना सेव कर ले रहा है। और एमपीसी उसको मेजर करता है जब हमारी इनकम एक लेवल से दूसरे लेवल पर बढ़ती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें हमारी सेविंग में कितना चेंजेज आया है ना, हम कितना कंजप्शन लेवल बढ़ा रहे हैं इनकम के बढ़ने के रेशियो में। तो इन दोनों को मेजर करने का एक तरीका है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी रिफर टू रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इट रिफर टू रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। अब ये निकलेगा कैसे, तो एपीसी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स सी टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पर वाई हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर कुछ भी, जैसे कंजप्शन 100 रुपीज़ का वो कंज्यूम कर रहा है, उसकी इनकम क्या है 120 है। तो इसको आप निकाल सकते हो है ना, यहाँ पे 5/6.8। तो ये ऐसे निकल जाएगा एपीसी। ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे इसको ब्रेक इवन पॉइंट समझने के लिए सपोज करो कि जैसे ग्राफ हो गया है ना। तो कंजप्शन लाइन ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो कंजप्शन लाइन हमेशा जीरो के ऊपर से शुरू होती है, ये इनकम है और ये कंजप्शन है ना। ये एक्स एक्सिस पर इनकम दिखाया जाता है और वाई एक्सिस पे कंजप्शन। तो हमेशा ये ऊपर से शुरू होती है ना, और इनकम हमेशा जीरो से शुरू होती है। अब ये इनकम हो गया और ये कंजप्शन लाइन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इनकम लाइन कंजप्शन लाइन से ऊपर चली गई, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट सी इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे दिया गया है, तो सी क्या है यहाँ पर, सी इज ग्रेटर देन इनकम, और यहाँ पर सी इज इक्वल टू वाई, और फिर यहाँ पर इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन है ना। तो ये डी सेविंग में आता है, इसको हम कहेंगे डिस सेविंग, और ये सेविंग है ना। ये वाला सेविंग है यहाँ, मतलब यहाँ पर बचत नहीं हो पा रही है और यहाँ पर बचत हो पा रही है, और यहाँ पर क्या है, कंजप्शन इनकम के इक्वल हो गया। तो वही बोला है, इसी को जब यहाँ पर इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट है ना। तो यही ब्रेक इवन पॉइंट होता है।
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी, एपीसी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है कि so first APC is more than one as long as the consumption is more than national income. It means before the break even point APC is greater than 1. तो सिंपली यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो उसी को यहाँ पर लिखना है, उसी पॉइंट को देखकर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एपीसी इज मोर देन 1। अब एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो कंजप्शन लाइन को ही एपीसी पर दिखाया गया है, ये कंजप्शन या एपीसी। तो यहाँ पर एपीसी क्या है, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। जब यहाँ पर अगर हमारे पास डाटा रहेगा तो ये निकल जाएगा। सपोज करो डाटा अगर फॉर एग्जांपल इनकम, यहाँ पर हम इनकम ले लिया 0, उसके बाद 100, 200, 300, 400 है ना। अब कंजप्शन, यहाँ पर कंजप्शन लिया जाएगा, तो कंजप्शन क्या है, सपोज करो 40, यहाँ पर 120, 200, 280, 360 है ना। अब यहाँ पर एपीसी निकाला जाएगा, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। तो सी बाई वाई निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 0/40 मीन्स इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा है ना। और यहाँ पर वाई सी 120, तो 120/100 तो कितना हो जाएगा ये, 6/5 मीन्स 1.2। यहाँ पर इक्वल टू 1, यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो 0.93 समथिंग और 9। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि एपीसी इज मोर देन 1 एज लॉन्ग कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम। जब तक कंजप्शन हमारा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक कंजप्शन हमारा क्या है, ज़्यादा है, इनकम से कंजप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ तक क्या होगा, एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ तक एपीसी क्या होगा, एपीसी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, एक से ज़्यादा ग्रेटर है ना। अब एपीसी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या आ गया, एपीसी इज इक्वल टू 1, जितना इनकम है उतना कंज्यूम कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसी को ब्रेक इवन, एपीसी 1 के बराबर, मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कहा जाता है कि इसके बाद सेविंग शुरू होता है ना। मान लो कि यहाँ इसके बाद गरीबी रेखा से आदमी निकल जाता है और एबव पॉवर्टी लाइन चला जाता है ना। पॉवर्टी लाइन से ऊपर कब जाएगा, जब उसकी सेविंग शुरू होगी, और जितना भी कमा रहा है और सारा खा जा रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब है ना, क्योंकि इनकम पूरा नहीं पड़ रही है उसको। अब इसके आगे एपीसी लेस देन 1 बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ये क्या है, इनकम लाइन, ये वाली इनकम लाइन है जो कंजप्शन से ऊपर हो गई। इसका मीन्स वहाँ पर सेविंग उसकी शुरू हो गई, कंजप्शन कम हो गया और इनकम ज़्यादा हो गई है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एपीसी, अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एपीसी इज लेस देन 1। एपीसी जो भी आएगा 1 से नीचे आएगा, ये सारा 0.93, 0.9, ये 1 से कम हो गया है ना। तो वही यहाँ पर फोकस कर रहा है कि एपीसी इज लेस देन 1 बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजप्शन इज लेस देन नेशनल इनकम। अब जितना भी देश में इनकम होगी उससे कंजप्शन कम रहेगा, और जिस देश की इनकम जितना ज़्यादा होगी और कंजप्शन जब कम होगा तो हम सेव कर पाएंगे, और जब सेव होगा तभी क्या है, हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सेविंग होगी तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट होगा तभी डेवलपमेंट होगा। और जितना हम इनकम हो रही है उतना कंज्यूम कर लेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं उठता है, और इन्वेस्टमेंट जब होगा नहीं तो डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है। तो कभी भी डेवलपमेंट करने के लिए हमको पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा है ना। जितना कमा रहे हैं सब खाइए जाए तो घर कहाँ से बनेगा, या
बाकी सब काम कहाँ से होगा, तो सेविंग इज नेसेसरी, तो उसी पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर कि एपीसी लेस देन 1। इसीलिए कभी भी कोई भी देश कोशिश करता है कि उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन जो है हमेशा 1 से कम रहे, 1 से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, कम से कम बराबर रहे, है ना, स्थिर रखने के लिए। एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। अब एपीसी फॉल्स का मतलब कंजप्शन लाइन इनकम लाइन के नीचे है। यहाँ पर क्या है, ये कंजप्शन लाइन ऊपर है और इनकम लाइन नीचे है। अब यहाँ पर इनकम लाइन ऊपर चली गई, कंजप्शन लाइन नीचे आ गई, तो वही यहाँ फोकस, एपीसी फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ना शुरू होगी उस तरह क्या होगा, एपीसी कम होते जाएगा, है ना, एपीसी फॉल्स, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो उस हिसाब से कंजप्शन भी बढ़ेगा, है ना, लेकिन क्या है, सारा कंज्यूम नहीं करेगा, कंजप्शन का एक सर्टेन लेवल होता है, उसके बाद सेटिस्फैक्शन मिल जाता है ना, तो एपीसी कम हो जाएगी। तो एपीसी फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम बढ़ने लगेगी तो एपीसी कम हो जाएगा। कम होने का मतलब 1 से नीचे आ जाएगा ये। एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजप्शन। अब एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज ऑटोनोमस कंजप्शन हमेशा रहता है। मीन्स भले ही इनकम जीरो है लेकिन यहाँ पर क्या है, कंजप्शन पॉजिटिव है, 40 रुपीज का वो कंज्यूम कर रहा है, कमा कुछ नहीं रहा है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि एपीसी नेवर जीरो। अब एपीसी जीरो आने का संभावना ही नहीं है, पॉसिबल है, कभी नहीं है ना। तो एपीसी जीरो कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन किसी भी इकोनॉमी में रहता है, इनकम हो चाहे ना हो, कंजप्शन हमेशा रहेगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है। अब मार्जिनल मीन्स व्हेन द इनकम राइजेज फ्रॉम सर्टन लेवल टू सर्टन लेवल, इनकम बढ़ती रहती है ना, तो कंजप्शन उसके लेवल में कितना बढ़ा, किस रेशियो में बढ़ा, वही यहाँ पर फोकस किया है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम। सिंपली यहाँ पर दिया हुआ है कि एमपीसी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इस कैसे निकाला जाएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन, रेशियो इन चेंज इन कंजप्शन। अब चेंज इन कंजप्शन, तो चेंज इन कंजप्शन कैसे लिखा जाता है, डेल्टा सी बाई चेंज इन इनकम मीन्स डेल्टा वाई। तो एमपीसी इस तरह निकलेगा, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन बाई चेंज इन, सिंपली वही दिया हुआ है। एमपीसी किस तरह हम निकालेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1, है ना, बट if the entire addition income is consumed then the delta C is equal to delta Y making MPC is equal to 1, है ना। अब यहाँ पर जैसे इसको समझने के लिए हम एक इनकम लेंगे, है ना, इनकम यहाँ पर रखा गया, सपोज करो 0, 100, 200, 300, कंजप्शन 40, 120, 200, 280। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन। अब जब इनकम बढ़ेगी तो सपोज करो कि इनकम बढ़ने लगी उसकी, है ना, वाई ग्रो किया, तो वाई सपोज करो कि 60 यहाँ पर आ गया, और सब में 60 एडअप हो गया, सपोज करो सब में 60 हम एडअप कर लें, तो 60 एडअप होने के बाद क्या है, कंजप्शन में भी चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये हो सके कि ये 60 रुपीज कंज्यूम करने लगे,
इसको जोड़ लिया जाएगा, 100 + 60 160, 200 260 हो जाएगा, ये 360 460 है ना। अब यहाँ पर इनकम बढ़ी तो बढ़ने के साथ क्या है, ये कंजप्शन भी चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या है 120, तो सपोज करो इसको हम मान लें कि 140 है ना, 20 बढ़ा लेना है इसमें, 200 220 300, यहाँ पर 380। अब यहाँ से हम चेंज निकाल सकते हैं, चेंज इन सर्टन, कहीं भी चेंज है ना, तो वही यहाँ पर कह रहा है। देखो जैसे एमपीसी, तो ये तो हम बता दिए, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 1 एंड 0, 0 एंड 1। तो एमपीसी 0 और 1 के बीच में ही हमेशा आता है ना। बट इफ इंटायर एडिशन इनकम इज कंज्यूम देन द डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई। बोला कि इंटायर एडिशनल इनकम। अब यहाँ पे एडिशनल इनकम क्या है, जैसे 60 और ये क्या है 60, तो उसकी इनकम पहले 0 थी और 60 यहाँ पर हुई और सारा पैसा वो खा गया है ना, टोटल कंज्यूम कर गया। तो वही यहाँ पर फोकस किया है कि बट इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, इनकम उसकी 0 थी और जब बढ़ी इनकम 60 रुपीज उसकी कमाई होना शुरू हुई, पहले 0 थी 40 का कंज्यूम कर रहा था, और इनकम यहाँ पर क्या हो गई 60 आई, कहीं से एम्प्लॉयमेंट मिला उसको 60 रुपया कमाना शुरू किया, तो 60 रुपीज़ वो कंज्यूम कर गया। तो वही यहाँ पर इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम देन डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई। यहाँ पर डेल्टा सी हमेशा डेल्टा वाई के इक्वल आएगा। आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो एमपीसी जैसे। अब यहाँ पर क्या है चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम क्या है 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कंजप्शन हो गया है ना। और यहाँ पर इनकम, इनकम क्या है 100 से 160 हुई, तो 160 माइनस 100 है ना, 60/60। तो यहाँ पर क्या है डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो वही यहाँ फोकस किया। हाउ एवर इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव देन डेल्टा सी इज इक्वल टू 0 मेकिंग एमपी सी इज इक्वल टू 0। अब बोला है कि इंटायर एडिशनल इनकम, जो भी इनकम बढ़ी है, एडिशनल मतलब क्या है पहले 100 थी बढ़ करके 150 हो गई, तो बढ़ी कितनी 50 रुपीज उसकी इनकम बढ़ गई। अब बढ़ने का मतलब क्या है, जो पहले 100 रुपये पर 80 रुपये कंज्यूम कर रहा था और 50 रुपया इनकम बढ़ी उसकी, फिर भी वो 80 का ही कंज्यूम करेगा, 80 रुपीज़। पहले भी 80 रुपये कंज्यूम कर रहा था और 50 रुपये बढ़ने के बाद भी 80 रुपये का ही कंजप्शन है। तो वही बोला है कि इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन डेल्टा सी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा सी क्या हो जाता है वहाँ पे 0 हो जाता है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे सेविंग फंक्शन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। So today we are going to start new chapter of macroeconomics class 12th, determination of income and employment। तो यहाँ पर नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मोस्टली फोकस किया गया है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हाउ कैन वी डिटरमाइन इन ए इकोनॉमी व्हाट इज द इनकम ऑफ द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ए नेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब इनकम के बारे में हम पढ़ रहे थे और यहाँ हम डिमांड के बारे में आ गए, है ना। तो ऐसा क्यों, तो यहाँ पर फर्स्ट आप देखो, उसके बाद हम बताते हैं, है ना। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है। सो एग्रीगेट डिमांड रिफर टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट are planned to buy by all the sectors of economy at a given level of income during a period of
टाइम, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड क्या कह रहा है, इज ए टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देश में जितने भी गुड्स, है ना, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में जो फाइनल गुड्स होता है ना, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है या सर्विस फाइनल जो भी है ना, एंड इट इज प्लान्ड बाय, है ना, टू बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एट ए गिवन लेवल ऑफ प्राइस। और ये जो भी सामान प्रोडक्शन होता है तो इसको खरीदता कौन है, दे आर डिफरेंट पार्ट्स। एडी रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ फोर्स क्या है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन ए इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे प्रोड्यूस होगा, किसी भी इकोनॉमी में डिमांड कैसे प्रोड्यूस होगा, जब लोग खर्च करें, पीपुल विल बाई, नॉट ओनली पीपुल, दे आर गवर्नमेंट, फर्म्स, फिर उसके बाद प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एक्सपोर्ट। तो डिमांड ऐसे क्रिएट होता है, गवर्नमेंट भी डिमांड को क्रिएट करती है, फर्म भी डिमांड क्रिएट करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल भी डिमांड को क्रिएट करते हैं, और बाहर देश से बाहर भी जाता है, वहाँ भी डिमांड क्रिएट होता है, तभी सामान एक्सपोर्ट होता है। तो यही यहाँ पर दिया है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब कैलकुलेट कैसे हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड को, तो एग्रीगेट डिमांड, है ना, तो यहाँ पर फोकस किया गया है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एडी, एडी इज इक्वल टू सी, है ना। तो सी क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी क्या डोनेट करता है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो देश में जितनी भी हाउस होल्ड है, मोस्टली इंडिविजुअल इसको कहा गया है, कि जितने भी इंडिविजुअल कंजप्शन होता है ना, घरों में या हर व्यक्ति के द्वारा जो कंज्यूम किया जाता है, जैसे टीवी कोई खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, किस लिए, टू सामान को लेने के लिए, सामान लेने से उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, अब डिमांड क्रिएट यहाँ भी हो रहा है, हाउस होल्ड जितने भी घर देश में इंडिविजुअल हैं जो हर डिमांड क्रिएट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं घरों में, तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रहा है। और दूसरा क्या है, आई, यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जनरली दिस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, मोस्टली फर्म्स, है ना, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, है ना, उसके बाद प्राइवेट इंडिविजुअल भी, उसके बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, मोस्टली इंडिविजुअल हम लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, घर बनवाते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो ये सारा क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये खर्च हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे, है ना, या कोई लैंड बाई कर रहा है, तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इसको इन्वेस्टमेंट आई करके डोनेट किया जाता है, तो ये भी एक डिमांड क्रिएट करता है। डिफरेंटली फर्म भी इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रियां बनाएंगी, मशीनें खरीदी जाएंगी या घर बनाए जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, डिमांड क्रिएट होता है ना। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड यहाँ भी क्रिएट होता है। अब थर्ड में दिया हुआ है जी, जी मीन्स गवर्नमेंट कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। सरकार भी पैसे को खर्च करती है। गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है, सपोज करो हम कहते हैं कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ है, सपोज करो गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है, आप देखे होंगे, है ना, पेइंग सैलरी टू एम्प्लॉयज, उसके बाद कंस्ट्रक्शन
है ना, ग्रेचुटी, पेंशन, है ना, ये सारा सरकार का खर्च है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, सरकार कंज्यूम भी करती है, ऐसा नहीं कि केवल एक्सपेंड है, ये सारा खर्च है, सैलरी, कंस्ट्रक्शन। लेकिन कंजप्शन कहाँ सरकार करती है? मान लो सड़कें, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स बाय द गवर्नमेंट, तो सड़कें बन रही है तो वहाँ पर कंजप्शन हो रहा है ना, सीमेंट का कंजप्शन हो रहा है, कोल टार का कंजप्शन हो रहा है, स्टोन का कंजप्शन हो रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, स्टील का, गवर्नमेंट बिल्डिंगें बन रही हैं, तो ये सारा क्या है? कंजप्शन है। इट इज कंजप्शन बाय द गवर्नमेंट, अपने एम्प्लॉय के ऊपर जो खर्च करती है रहने में, खाने में, तो ये कंजप्शन है। और जो सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन वगैरह देती है, सारा सरकार का एक्सपेंडिचर। या इन्वेस्टमेंट, सरकार इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो ये सारा क्या है? तो ये सारा जी करके यहाँ डोनेट किया गया है। अब नेट एक्सपोर्ट, इसके बाद एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम को हम क्या कहते हैं? इसको नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पर एक्स इजकल टू एक्सपोर्ट एंड एम डोनेट्स फॉर इंपोर्ट। एम क्या दर्शाता है? इंपोर्ट को। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना, तो वही। अब इन सारे को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। देश में डिमांड ये चार सेक्टर मिलकर के करते हैं, जो भी डिमांड है डिफरेंट थिंग्स का, है ना। तो फर्स्ट हाउस होल्ड, है ना, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड गवर्नमेंट कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। ये चारों टर्म को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा एग्रीगेट देश में कुल कितना डिमांड है ये निकलेगा। अब एग्रीगेट डिमांड क्या करता है? एडी इजकल टू वाई, मतलब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। देश की इनकम कैसे आती है? या तो हम डिमांड एक्सपेंडिचर को जोड़ दें, है ना, आप पढ़े होंगे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, है ना। तो यहां पर क्या है? ये एक्सपेंडिचर मेथड है ना। तो किसी भी देश की इनकम निकालने के लिए क्या किया जाएगा? इनकम, लोगों की इनकम कितनी है, या तो सबको जोड़ दें, गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, प्राइवेट इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, फर्म्स की इनकम कितनी है, और नेट एक्सपोर्ट। तो ये सारा इनकम हम जोड़ देते हैं तो निकल जाएगा। या एक्सपेंडिचर हम जोड़ देंगे, तो मोस्टली यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात की गई। एग्रीगेट डिमांड में डिमांड जब क्रिएट होगा तो खर्च होगा। डिमांड कब क्रिएट होगा? जब लोग खर्च करेंगे, लोग अपना खर्च करेंगे पैसे को। हम जब पैसे को खर्च करेंगे तो क्या होगा? दूसरे के लिए वो इनकम होगा, है ना। तो टोटल अगर एक्सपेंडिचर को भी जोड़ दिया जाए तो नेशनल इनकम यहाँ पर निकल जाएगा। अब जनरली यहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में AD इजकल टू C प्लस I ही लिया जाता है ना। टू सेक्टर मॉडल में इसको नहीं लिया जाता, है ना। तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा? हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। तो यहाँ पर दो ही लिया जाएगा। अब एग्रीगेट सप्लाई, जब डिमांड क्रिएट होगा तो सप्लाई भी होगी, है ना। डिमांड क्रिएट होगा तो सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई is refer to total value of all final and goods services that are planned to be produced by all producing unit in the economy during a given period of time। तो यहां पर यहां पर हम एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इफ डिमांड विल बी क्रिएटेड, डेफिनेटली सप्लाई
को भी क्रिएट करना पड़ेगा हमको। सप्लाई को मेंटेन करने के लिए क्या है, उतना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो वही यहाँ फोकस कर गया कि एग्रीगेट सप्लाई रिफर टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्लान्ड टू बी प्रोड्यूस बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, है ना। तो यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज गोइंग टू बी डिमांडेड इन ए पर्टिकुलर ईयर। जितना डिमांड बनना है एक साल में, तो वो क्या करेगा, जितने भी प्रोड्यूसर हैं उतने एस्टिमेट करके वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। क्यों? टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा। आप पढ़े, कमी आएगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है कि प्राइस राइज ना हो। अब इट इज ऑल्सो ए वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट अवेलेबल इन ए इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अवेलेबल, कितना प्रोडक्शन हुआ देश में एक साल के पर्टिकुलर इकोनॉमिक ईयर, वन अकाउंटिंग ईयर में ही इसको काउंट किया जाता है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई इजकल टू सी प्लस, अब यहां पर सी आपने पढ़ा तो सी क्या था, हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर प्लस सप्लाई, है ना। तो इसके सी आप पढ़े, ये क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एस सप्लाई। तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सप्लाई दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, है ना, इजकल टू वाई नेशनल इनकम। अब बोला है कि ए एस इजकल टू वाई मीन्स कंजप्शन प्लस सप्लाई। तो ये क्या होता है, इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इजकल टू टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, जिसमें कितनी भी सप्लाई मेंटेन, जितना सप्लाई की जा रही है ना, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो जितना भी सप्लाई हो रही है, इट मीन्स डिमांड इज क्रिएटेड। सप्लाई होने का मतलब क्या है कि डिमांड उतना है और इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द डिफरेंट सेक्टर, जैसे हाउस होल्ड, है ना, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, उसके बाद गवर्नमेंट, फाइनल कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, और हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम ऑफ द नेशन। तो एग्रीगेट सप्लाई, अब यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेंटेन किया जाता है, सप्लाई और डिमांड को ऑलवेज मेंटेन करके रखा जाता है सो दैट प्राइस राइज ना हो। तो यहाँ पर इसको ऑटोनोमस मान लिया जाता है कि इट कांस्टेंट है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, है ना। तो दोनों में क्या है, दोनों से हम काउंट कर सकते हैं नेशनल इनकम। एंड यहाँ वाई ये क्या कह रहा है, इनकम ऑफ नेशन या नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो एडी इजकल टू वाई और एस इजकल टू वाई, क्योंकि यहां पर एडी इजकल टू एस, है ना। अब कंजप्शन फंक्शन, सप्लाई के बाद क्या होगा, कंजप्शन। देश में जितना सप्लाई हो रहा है, तो डेट मीन्स वाई, सप्लाई को हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ डिमांड, एंड डिमांड, वाई देयर इज अ डिमांड, बिकॉज पीपुल आर कंज्यूमिंग, है ना, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या दिया है, कंजप्शन फंक्शन। यहां पर कंजप्शन फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है,
कंजप्शन फंक्शन यहाँ पर डेफिनेट, इट शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन। अब कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, इट मीन्स दैट इनकम जब बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, किस रेशियो में बढ़ता है ना? तो उसी को फंक्शनल रिलेशनशिप कहा जाता है ना? बिकॉज कंजप्शन किस पर निर्भर है? कंजप्शन इनकम पर निर्भर है ना? इनकम होगी तो कंजप्शन होगा, इनकम नहीं भी रहेगी तो कंजप्शन रहता है, बट वो मिनिमम लेवल पर रहता है। लेकिन इनकम जब बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, है ना? तो यहां पर दिया गया है कंजप्शन, है ना, C इज इक्वल टू एफ वाई। तो इट मीन्स दैट कंजप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू और पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, है ना? और ये क्या है? ये कंजप्शन फंक्शन है, फंक्शनल रिलेशनशिप। इसका आप पढ़े ही हो, कंजप्शन, C फॉर द कंजप्शन। ये कंजप्शन के लिए लिया जाता है, ये लिख लोगे कंजम्पशन। ये क्या है? F क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप, एंड Y इज इक्वल टू इनकम। तो वही यहां पर दिखाया गया है ना, नेशनल इनकम। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट पढ़ रहे हैं टोटली यहाँ पे, है ना? अब फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है C इक्वल टू C प्लस एम पी सी प्लस वाई एंड सी, है ना? तो यहाँ पर क्या है? कंजप्शन फंक्शन है, कंजप्शन। तो कंजप्शन इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस इनकम इनटू कंजप्शन, है ना? तो इक्वेशन फॉर कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है C इज इक्वल टू C प्लस एम पी सी इंटू इनकम इनटू कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आगे चलकर हम निकालना इसको सीखेंगे, किस तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, है ना? जनरली क्या होता है? व्हेन द इनकम लेवल राइज, एक लेवल से जब इनकम दूसरे लेवल पर बढ़ती है ना, सपोज करो कि 10,000 इनकम है, 12,000 हो गई, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, कंज्यूम करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, उसी को ये डोनेट करता है ना? और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड कंजप्शन। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी का फर्क किस पर पड़ता है? इनकम और कंजप्शन, है ना? जब इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा। यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन C डज नॉट चेंज इफेक्ट बाय चेंज इन इनकम। अब बोला है कि ऑटोनोमस कंजप्शन में जनरली क्या होता है कि इनकम में बदलाव होने के बाद भी कंजप्शन में चेंजेज नहीं होता है, उसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहा जाता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, है ना? अब सपोज करो कि यहां पर जैसे हम एक ग्राफ के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं। अब यहां यहाँ पर हम इनकम पकड़ लेंगे, इनकम 0, फिर 60, 90, 120, 160, 210। सो ये इनकम है,
ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जहाँ पर इनकम जीरो होती है और बहुत जो भी अनएम्प्लॉयड पीपुल है देश में, बहुत सारे लोगों की इनकम जीरो है ना, और जैसे इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली इनकम अब यहाँ क्या है, कंजप्शन से रिलेटेड, कंजम्पशन, इसको हम सी भी कर सकते हैं और ये वाई लिखा जा सकता है यहाँ पे वाई। तो ये एग्रीगेट, अब जनरली क्या बोला है यहाँ पे, जैसे बोला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। अब यहाँ पर इनकम क्या है, जीरो है, बट कंजप्शन 20 रहेगा, है ना। सपोज किसकी इनकम जीरो भी है तो सम कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं है कि जब इनकम जीरो हो जाएगी तो कंज्यूम नहीं करेगा, वो कंजप्शन बरकरार। तो ये इसी को कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहा जाता है ना। वो लिखा है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजप्शन। जीरो लेवल पर भी ये इनकम रहेगा, कंजप्शन रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, 20 के बाद सपोज करो कि 40, है ना, उसके बाद 60, 100, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजप्शन बढ़ता जाएगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा यहाँ पे, सेविंग, है ना। अब इसमें से जो डिफरेंस है वो क्या है, सेविंग हो जाएगी। तो जनरली सेविंग को कांस्टेंट मान लिया जाता है, समझने में आसानी होती है ना। तो जैसे यहाँ पर सेविंग भी क्या हो जाएगी, सेविंग जैसे एस इसको लिख देंगे, तो सेविंग में इसको हम मान लेते हैं 20, 20, 20, 20 ऐसे करके, है ना। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द कंजप्शन फंक्शन सी, है ना, ऑटोनोमस कंजप्शन। अब ये क्या है कि ऑटोनोमस कंजप्शन, इसी को ऑटोनोमस कंजप्शन बोला जाता है। जहाँ पर इनकम जीरो होती है वहाँ पर भी कंजप्शन बरकरार रहता है ना। propensity to consume, propensity to consume, consumption function, propensity to consume, if the two types, average propensity to consume and marginal propensity to consume, यहाँ पर दिया है कि consumption function, है ना, works on a two ways, जैसे propensity to consume is of two type, how the consumption पर किस तरह प्रभाव पड़ता है ना। तो एवरेज propensity to consume, APC, व्हाट इज द एवरेज आपको पता ही है ना, इंडिविजुअल से डिवाइड कर दिया जाएगा तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाएगा, इनकम ऑफ द फैमिली एंड नंबर ऑफ द पीपुल इन ए फैमिली। तो उसी तरह देश में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल मीन्स व्हेन द इनकम लेवल इज राइजिंग, तो हाउ कंजप्शन इज अफेक्टेड। देश में जब इनकम बढ़ता है, जनरली जीडीपी का ग्रोथ, जब जीडीपी तेजी से बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्या है, कंजप्शन पर भी फर्क पड़ता है ना। और जब जीडीपी डाउन जाती है, कोरोना पीरियड में मान लो माइनस में जीडीपी चली गई, तो ऐसा वहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो निगेटिव चली गई। निगेटिव मतलब क्या है, लोग खर्च कंज्यूम करना बहुत कम कर दिए। तो वो average propensity to consume is referred to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income। अब average propensity to consume यहाँ पे जैसे हम फॉर एग्जाम्पल इनकम किसी की 100 है, मान लो यहाँ पे इनकम 100 है, अब कंजप्शन वो कितना कर रहा है, सपोज करो कि इसमें से 60 वो कंज्यूम कर रहा है और 40 को सेव कर रहा है। तो ये क्या है, अभी वही बोला है कि ये रिफर टू रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। तो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो यहाँ पर क्या है 60/100,
100, 3/5, तो इसका 3:5, या परसेंटेज में हम इसको निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ब्रेक इवन पॉइंट C = Y, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।